नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद मुक्त भारत की डेडलाइन बहुत पहले ही तय कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के लिए नासूर बने नक्सलवाद का इलाज हमारे सुरक्षा बल उससे पहले ही कर देंगे। पहले बसवराजू, फिर सुधाकर के बाद अब जवानों ने तेलुगु कैडर के एक और बड़े नक्सली भास्कर को ढेर कर दिया है। आलम यह है कि बचे कुचे नक्सली अब तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। 21 मई 2025 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी बसवराजू ढेर। 5 जून 2025 1 करोड़ का इनामी सुधाकर मारा गया। 6 जून 2025 तेलुगु कैडर का बड़ा नक्सली न्यूट्रलाइज। 17 दिनों के अंदर नक्सलियों के 3 बड़े कमांडर्स को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिहाज से यह बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा आघात। बसवराजू हमले की रणनीति से लेकर कैडर की भर्ती तक सबके लिए जिम्मेदार था, तो सुधाकर नक्सलियों की नर्सरी का सूत्रधार। और अब नेशनल पार्क इलाके में ही तेलुगु कैडर का एक बड़ा नक्सली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मारे गए नक्सली सरगना के पास से एक AK-47 बरामद हुई है। अपने बड़े कमांडर्स की मौत के बाद से नक्सली पूरी तरह से बौखला गए हैं। अपने आकाओं की मौत का बदला लेने के लिए नक्सली जवानों के साथ साथ आम लोगों पर हमला करने लगे हैं। सबसे पहले गुरुवार देर रात आई ये तस्वीर देखिए। एक ट्रक सड़क पर धू धू कर चल रहा है। ये ट्रक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि NH-63 पर आग की लपटों में घिरा ये ट्रक नक्सलियों की करतूत है। नक्सलियों ने इस ट्रक को आग लगा दी, जिसकी वजह से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। अब जरा नक्सलियों की बौखलाहट की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये धमाका उस IED से निकला है जो जवानों को निशाना बनाने को लेकर लगाई गई थी। तस्वीरें सुकमा की हैं, जहां जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। यहां तुमालपाड़ और पुवर्ती के बीच जवानों ने 10 किलो का IED बम बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान CRPF की 74वीं बटालियन ने इस IED को बरामद किया, जिसके बाद मौके पर ही उसे डिफ्यूज कर दिया गया। जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे माओवादी संगठन को करारा झटका लग रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए माओवादी अब IED और ग्रामीणों की हत्या जैसे घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। यानी नक्सली अब अपना वर्चस्व दिखाने और बताने के लिए हर करतूत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी में दहशत भरने की कोशिश तो छोड़िए, अब नक्सली आका अपना कैडर तक नहीं बचा पा रहे। जरा ये तस्वीर देखिए। ये दंतेवाड़ा पुलिस का दफ्तर है, जहां 7 और नक्सली लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सल राज छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 7 माओवादी ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये RPC CNM सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोरली RPC, एक उतला RPC, 2 कोमरा RPC, एक बेचापाल RPC, एक डूंगा RPC एवं एक पल्लवा RPC में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में CRPF 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी के सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाए। आपको बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत 238 इनामी सहित कुल 991 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। यानी नक्सली चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, उन्हें यह समझ लेना होगा कि अब बस्तर में उनका कोई काम नहीं है, उनका जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
21 मई 2025 को बस्तर के अबुझमाड़ में सुरक्षा बल के जवानों को ऐतिहासिक सफलता मिली। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के सरगना बसवराजू को ढेर कर दिया। केंद्र सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी है। नक्सली चीफ के बारे जाने के बाद कहा जा रहा है कि तय समय सीमा से पहले ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि अब भी कितने नक्सली बचे हैं। बचे नक्सलियों में टॉप कैडर के कौन से नक्सली पुलिस के लिए अब भी बड़ी चुनौती है। हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सलियों का सेनापति मारा गया, लेकिन आज भी बस्तर लाल आतंक के साए में है, क्योंकि आज भी बस्तर में एक लिस्ट है, ऐसी लिस्ट जिसे सुरक्षा बल डेड एंड डेंजर जोन कहते हैं। इस लिस्ट में है भारत के मोस्ट वांटेड नक्सली। कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ अब भी जंगल में सांस ले रहे हैं और बंदूक थामे बैठे हैं। ये नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले नामों का एक साथ खुलासा नहीं हुआ, जो खुलासा हम करने जा रहे हैं। मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, उम्र 75 साल, इनाम 1 करोड़। मल्लोजला वेणुगोपाल उर्फ भूपति, उम्र 70 साल, इनाम 1 करोड़। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, इनाम 1 करोड़। मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर, इनाम 1 करोड़। कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, इनाम 40 लाख। पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंदन्ना, इनाम 40 लाख। मोडेम बालकृष्णा उर्फ बालन्ना, इनाम 40 लाख। गणेश उइके उर्फ राजेश तिवारी, इनाम 40 लाख। अनलदा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी, इनाम 40 लाख। गजराला रवि उर्फ उदय, इनाम 40 लाख। सब्यसाची गोस्वामी उर्फ अजय दा, इनाम 40 लाख। राजचंद्र रेड्डी उर्फ कट्टा रामचंद्र, इनाम 40 लाख। सुजाता उर्फ कल्पना, इनाम 40 लाख। माडवी हिडमा उर्फ हिडमन्ना, इनाम 40 लाख। हालांकि इसमें 40 लाख के इनामी थेंटू लक्ष्मी उर्फ नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर को गुरुवार को ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस प्रकार सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप में 50% से अधिक विगत 3-4 वर्षों में सफाई हो चुकी है और अभी मात्र ऐसा 15 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो में मेंबर्स की जानकारी पुलिस के पास है, जो अभी भी सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप के रूप में उसका गिनती की जा सकता है। और उनमें भी अधिकतम लोग का एज प्रोफाइल काफ़ी जैसे उम्र दराज हो गए थे, कोई संगठन छोड़कर बाहर आने के मूड में, ऐसा हम लोग के पास जानकारी मिल रहा है। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होना होगा, सामने आना चाहिए, ताकि एक सामान्य और अंत में एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो उनके अंत भी काफ़ी गंभीर होगा। इस विषय को उनको समझना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आना चाहिए। इस लिस्ट की कहानी शुरू वहीं से होती है जहां नक्सल सरगना बसवराजू मारा गया। गुंडे कोट गांव, अबूझ माड़ की धड़कन, घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और अबूझ रास्तों वाले इस इलाके को नक्सलियों ने कई सालों तक अपना सुरक्षित पनाहगाह बनाए रखा। वहां ऐसे नाम क्यों चर्चा में आते हैं, समझिए। फेंक देते हैं, आप उनको देखिए। बस्तर का आदिवासी कैसे चावल लेके चलता है, आप देखिए। आप क्या बोलूँ मैं, आप देखिए, मतलब इस तरह से चावल लेके चलते हैं बस्तर के लोग, और इनको किसी से शिकायत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए, ये क्या है? मछली है, सूखा मछली, ये सूखा मछली है। और आम यहाँ से तोड़ लिए, ये खट्टा भाजी, इसमें कुछ कुछ है, ये ऐसे रखें। मतलब वो चावल को देखो ना आप कैसे रखें, बना के लाए हैं। और एक एक चावल के दाने का कीमत इनसे पूछो ना आप कि कैसा है। ये पूरा चावल है 35 किलो, ज़्यादा है, 35 किलो ज़्यादा है। इधर थोड़ा सा दिखा दो, ये देखो, ये पूरा चावल जो है, ये बर्तन जो है आधा भरा हुआ है और ये बहुत वजन है। मेरे को लगता है कि लगभग ये, हाँ ये है लगभग 35 किलो, लगभग होगा 30-35 किलो। तो इसको कैसे ऐसे सिर में रख के ले जाओगे? सिर में रख के ले जाते पूरा गुंडे कोट तक? और गुंडे कोट में तो रास्ते में इतना पहाड़ है, एकदम रास्ता भी नहीं है, तो वैसे ही ले जाओगे? पूरी कहानी जो है वो चावल की है। ये पानी पीने के लिए लाए हो क्या? वो नाला से है ना, देखो पानी, इसको पियेंगे। दिखा तो बेटा,
ये पानी पिया जाएगा। खैर हम भी ऐसा पानी पीते ही आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा पानी है। आगे साफ पानी मिलेगा आधेर में मिलेगा ना। ये भैया देखो खा रहे हैं, दाल उनके पास था तो खा लिए। छोटी सी बच्ची, ये और छोटा सा बच्चा, उधर कुछ 2 गुड़िया लोग। और आप इतनी सोचो, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ कि सोमवार को ये लोग निकलते हैं और गुरुवार को पहुँचेंगे लोग। अब ये चावल खाने के लिए इनको 4 दिन महीने का गुजारना पड़ता है सिर्फ सफ़र में, और सिर्फ पैदल है और कुछ है नहीं है। और जिनके पास साइकिल है तो वो भी पैदल ही हैं, और जिसके पास साइकिल नहीं है, अब सोचो इसको कौन उठाएगा? आप उठाओगे? कौन इसको? आप उठाओगी? यहाँ की हर चुप्पी के पीछे कोई चीख दबी है और हर पेड़ की छांव में कोई डर बैठा है। सरकार कहती है नक्सलियों ने जानबूझकर विकास को रोका ताकि डर कभी कम ना हो। डर के इस खेल में बच्चों को अगवा किया गया, परिवारों को तोड़ा गया और लड़कियों को क्रांति की आग में झोंक दिया गया। छत्तीसगढ़ के ही जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जो वो मारे गए, उनके भी परिजन पहुंचने लगे हैं। एक ऐसे ही परिजन पहुंचे हैं ओरछा से, जो नारायणपुर के ही ओरछा के रहने वाले हैं। उनके परिवार से भी एक सदस्य जो है वो मारे गए हैं। क्या नाम है वो जानते हैं? क्या किसको लेने आए हम आप? नाम मानको के सरिता मानको, घर का नाम मानको और पार्टी का नाम सरिता। कैसे सरिता कौन से गांव के रहने वाले हैं ओरछा के, और कैसे चले? मरकाबेड़ा गांव के रहने वाले। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, बटुमपारा ओरछा में रहते हैं। अच्छा, सरिता कैसे जुड़ गई थी संगठन में, कुछ जानकारी है? वो तो धमकी दे नीला मने। कौन धमकी दिया था? अंदर वाले? ओ क्या बोले थे? तो ये बेटी के नहीं दे जाल, तो ये नीरा गाँव के चांद और जा खेती करो, नहीं दूँ जमीन नहीं दूँ बोला। तब उन बेटी सुन लिया और माँ बाप रो मैं जाएंगे बोल ली। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी को हमारे संगठन में नहीं दोगे तो आपको गांव में नहीं। कितने बच्चे थे उनके? अच्छा, सरिता के पिताजी का क्या नाम है? माता पिताजी का? हड़मा। क्या बोले, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। एक भाई 5 बहन। तब एक जन के देश 5 बहन में एक जन के देश बोलन धमकी दिला। एक जन को दो, नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो गांव के चांद जा, गांव के नहीं कहे जमीन नहीं दूँ बोला। गांव से और भी लोगों को ले गए थे? कैसे उतना दूर मैं नहीं जान तो ये खुद परिवार आए ना, तब जाने से मामा। अच्छा, अभी कैसे पता चला? हाँ, अभी ये माँ बाप मेरे घर में आए। इन जंगलों की हर पगडंडी में एक कहानी है। 17 महीने में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां लाल आतंक की कमान थामे बैठे थे सबसे खतरनाक चेहरे। विगत कुछ वर्षों में सीपी मोदी संगठन का जो टॉप जो लीडर्स में, जैसा दीपक तिल तुमड़े एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिनके डेड बॉडी सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के पश्चात गढ़चिरौली में रिकवर किए गए थे। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में चलपति के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और जैसा नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में सबसे एक निर्णायक जो अभियान दिनांक 21 में को अबूझमाड़ की जंगल अंतर्गत नारायणपुर जिला में सीपी मोदी संगठन का जो सरगना है, उसके संपूर्ण संगठन के जो महासचिव बसवराजू के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसके पूर्व में जो सीपी मोदी संगठन का जो बुलेट ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस को झारखंड से गिरफ्तार किए गए थे। उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी शीला मारंडी, वो भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उनका भी गिरफ्तार किए गए थे। और जैसा कुप्पू देवराज करके एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो नीचे दक्षिण भारत के इलाका में KKT यानी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ट्राई जंक्शन इलाका में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई थी मुठभेड़ के पश्चात। और यदि बस्तर संभाग की बात करेगा, 4 ऐसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जो दक्षिण बस्तर इलाका में उनकी मृत्यु अलग अलग समय में हुआ। उसके नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, रामकृष्णा, हरिभूषण और कड़कम सुदर्शन। इस प्रकार और एक झारखंड में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर अरविंद जी, उनका डेड बॉडी नाम ही उसका अरविंद जी, उसका डेड बॉडी बीमारी के कारण से उनका मृत्यु हुआ। नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में पहली बार सीपीआई माओवादी के टॉप 10 में से 8 को मार दिया गया, 2 को पकड़ लिया गया, लेकिन अब भी 15 से ज्यादा नाम हैं जो जंगल में हैं और हर वक्त किसी मुठभेड़ का इंतजार कर रहे हैं। इनके बीच अब सरकार कहती है बस्तर बदल रहा है, स्कूल खुलेंगे, वनोपज केंद्र बनेंगे और खौफ की जगह उम्मीद लेगी। मुझे ये बिल्कुल लगता है, मैं पूरे प्राणपन से इसके लिए कोशिश करूंगा कि वहाँ पर लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और उसके विपणन के केंद्र बने। वो बिल्कुल निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं। उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि राशन की दुकानें आ जाएं, उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि CSC के केंद्र आ जाएं। वो इसलिए आ जाएं
कि वो बिल्कुल 8-8, 10-10 किलोमीटर के घेरे पर बने हैं। इतना आराम से आना जाना अभी वहाँ हो सकता है। 30-40 किलोमीटर किसी को राशन लेने की जाने की जरूरत नहीं, 5-6 किलोमीटर में राशन भी उपलब्ध होगा, ये किया जा सकता है। नक्सल ऑपरेशन की इस अंतिम अध्याय की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, लेकिन इसमें क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो बच गए हैं उनकी बंदूक कब चुप होगी ये सवाल है, और जवाब शायद अगली मुठभेड़ में मिलेगा। बस्तर से विकास तिवारी, नीलेश त्रिपाठी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। एमपी के 50,000 सरकारी कर्मचारी सैलरी क्यों नहीं ले रहे? एमपी की सरकारी फाइलों के तहखाने में दबी एक कहानी सामने आई है, जो अगर सच निकली तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकती है। हालांकि प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान इस संभावित गड़बड़ी को पहचानकर समय रहते एक बड़े जोखिम को टालने की पहल जरूर की है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन भूत कर्मचारियों का रहस्य आखिर क्या है। मध्य प्रदेश रहस्यों से भरपूर प्रदेश है। यहाँ लोग जितने सीधे और सरल हैं, सिस्टम उतना ही अजीबो गरीब और विचित्र। अब देखिए ना, यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेतन ही नहीं लेते। चौंकी मत, हमारी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही सच है। मध्य प्रदेश में एक दो नहीं, पूरे 50,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास वैध एम्प्लॉय कोड है, उनके नाम दर्ज है, लेकिन 6 महीने से उनकी सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली गई। इससे पहले कि कोई संभावित गबन हो, ट्रेजरी विभाग ने खुद जांच शुरू की और सभी डीडीओ से जवाब मांग लिया। जांच का मकसद सीधा है, कोई भूत कर्मचारी सिस्टम में मौजूद तो नहीं। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके एम्प्लॉय कोड हैं, पहचान नहीं, नाम है, काम नहीं, पद हैं, पद चिन्ह नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी खातों में कर्मचारी तो हैं, लेकिन भूतों ने अपना नाम आधार कार्ड से लिंक करवा लिया हो। 23 मई को ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे आहरण अधिकारी यानी डीडीओ को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें कहा गया है कि IFMIS सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा है जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि IFMIS में एंट्री नहीं हुई है। IFMIS पोर्टल पर एग्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है। सवाल है, वो कौन है जो सैलरी नहीं उठा रहे? अकाउंट्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी इस चिंता में लिखी है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, 230 करोड़ रुपए की रुकी हुई तनख्वाह, 6,000 से ज्यादा डीडीओस अब रडार पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के कोड एक्टिव हैं, यानी वेतन किसी भी दिन निकाला जा सकता है। कमिश्नर ट्रेजरी ने एनडीटीवी को बताया है कि हम नियमित रूप से डेटा विश्लेषण करते हैं और ये विसंगति उसी दौरान देखी गई। मैं पूरी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन खातों से वेतन निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जांच संभावित गबन की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। राज्य भर में अब सभी डीडीओ से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके दफ्तर में कोई अनाधिकृत कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रहस्यों पर से पर्दा जरूर उठेगा। एक सीनियर वित्त अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, अगर किसी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं निकली और वो एग्जिट भी नहीं हुआ तो ये सीधा सीधा शक पैदा करता है और विभाग के पास अब जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है। कौन इस लिस्ट में है, कौन काम पर है, ये पता करना है और ये भी जानना है कि कौन सिर्फ सैलरी में दर्ज है और असल में गायब। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ास से सवाल किया। जैसे ही सवाल पूछा गया, मंत्री जी घबरा गए। चंद लफ्जों को बयां करने के लिए मंत्री जी ने जो फुर्सत निकाली उसे सुनना जरूरी है। लेकिन ऐसे 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है, वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पिछले 25 साल से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह ट्रेजरी से निकल रही थी, लगभग 500 करोड़ रुपए साल, वो कर्मचारी अब मिल नहीं रहे। सरकार ने आदेश दिया कर्मचारी ढूंढो, यानी कितनी प्रशासनिक अराजकता है। और इससे पहले लगभग 500 करोड़ रुपए साल की अगर सैलरी निकली
यानी 25 साल में 12,500 करोड़ की सैलरी निकली। तो ये 12,500 करोड़ गए कहाँ अगर आज कर्मचारी नहीं है तो 6 महीने से 250 करोड़ रुपए नहीं निकलना, 50,000 60,000 कर्मचारियों का नहीं मिलना, इसका सरकार को आदेश देना। टोटल 4.5 लाख कर्मचारी है मध्य प्रदेश में, जिसमें 50,000 मिसिंग हो गए। यानी ये क्या अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। कमाल है, इतने गंभीर मामले में भी जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। अगर हर घोटाले का जवाब ठीक है से दिया जाए तो फिर सीएजी की रिपोर्ट्स का क्या मतलब? दरअसल ये सिर्फ सैलरी रुकने का मामला नहीं है। अगर इन 50,000 में से कुछ भी कर्मचारी भूत कर्मचारी निकले तो सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम को चला कौन रहा है? क्या सैलरी बैकडेट में निकाली जा सकती है? क्या 230 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पहले से दबा है? मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब पैदा होना ज़रूरी नहीं है। सिस्टम में नाम, कोड और भूतिया मौजूदगी ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं लेते, शायद आत्मसंतोष की ट्रेनिंग ले रहे हैं या भागवत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो कहता है कर्म करो फल की चिंता नहीं। कोड एक्टिव है, बंदा इनएक्टिव, और सिस्टम कह रहा है ऑल इज़ वेल। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इंदौर की सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो खुद सोनम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब परिजनों ने बड़ी आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि सोनम जिंदा है और उसे किडनैप किया गया है। परिवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। इंदौर की बेटी सोनम कहां है? इस सवाल के जवाब के इंतजार में सोनम के मायके और ससुराल वालों की आंखें पथरा गई हैं। लेकिन अभी तक ना तो राजा के हत्यारों के बारे में कोई जानकारी मिली और ना ही सोनम का कोई सुराग। पिछले 2 हफ्तों से सोनम की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच सोनम के परिजनों ने बहुत बड़ी आशंका जाहिर की है। सोनम के भाई का कहना है सोनम जिंदा है और उसे किडनैप किया गया है। ये जगह पे कोई आता जाता नहीं है, अगर जगह अनसेफ है तो इसको ब्लॉक करना चाहिए ना। कोई भी चीजें ब्लॉक नहीं है। और ऑलरेडी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है वहां पे करीबन नीचे जो 200 फीट नीचे लगभग वहां पे 2 से 3 ट्रक कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये जगह अनयूज है, वहां पे कचरा कौन डालता है? लोकल पब्लिक ही डालेगा ना। और उन्हें आइडिया भी कि कचरे में ही डेड बॉडी फेंकना है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी प्लानिंग है। हम तो जब तक सोनम नहीं मिलता है सर्च ऑपरेशन टीम चलाई जाए, और मैं तो बोलता हूँ राजा की जो डेड बॉडी मिली है उसके लिए सीबीआई जांच भी बिठाई जाए, क्योंकि उसके ऊपर वार हुआ है। अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट जो बोल रही है और जो भी यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा चीज नहीं होती है, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही है यहाँ पर। आइडिया नहीं इन चीजों का। हमने तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहे हैं, क्योंकि मतलब ये अधिकतर होता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ केस हुआ था इसी जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे कुछ एक और कपल्स के हाथ पैर मुंडी ये सब चीजें मिल चुकी है अभी 2 महीने पहले। आप लोगों का आइडिया नहीं होगा, मगर मुझे अभी टीम ने कुछ बताया है। राजा और सोनम रघुवंशी के मामले में अब सबसे बड़ा अपडेट उनकी आखिरी लोकेशन को लेकर आया है। इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए कपल राजा और सोनम की आखिरी लोकेशन सामने आई है, जहां एक्टिवा की आखिरी लोकेशन मिली है। घटना वाले दिन सोनम ने अपनी सास से दोपहर 12:37 पर बात की थी। इसके बाद 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बात की। दरअसल एक्टिवा की जीपीएस लोकेशन के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 2:0 हो गई थी। लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच हुई होगी, जहां बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और आशंका है कि उनकी पत्नी सोनम को अगवा कर लिया। बता दें कि राजा का शव 2 जून को वही सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मेघालय पुलिस को मिला था। उसके दाहिने हाथ पर टैटू पर राजा लिखा था। उसके जरिए ही राजा की पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, जबकि सोनम की तलाश अब तक जारी है। एक तरफ मेघालय पुलिस लगातार सोनम का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सोनम के परिजन अब घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के परिजनों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है,
जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। आज हमने कमीशन ऑफिस में जो है एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के तो इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है? उस दिन राजा और सोनम के साथ क्या हुआ था? एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।